दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपके लैपटॉप पर हों और आप उनको कंफर्टेबली यूज़ करें, पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 नोट पैड प्लस प्लस, ये भी कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। और एक है 7zip। ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली किस लिए होता है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है कि डाटा कंप्रेस करता है। जब हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना होता है, ठीक है, तो हम उसे कंप्रेस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट है, अब एक वेबसाइट में बहुत सारे फोल्डर्स और बहुत सारी फाइलें होंगी। तो जब हमने इसको लाइव करना होगा, अपलोड करना होगा, तो हमें अपनी पूरी वेबसाइट को अपलोड करना है ना। तो इतने सारे फोल्डर्स एक एक को पकड़ पकड़ के करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, हमारा होगा भी नहीं सही तरीके से। सो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के फोल्डर को कंप्रेस कर लेते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे फोल्डर्स और बहुत सारी फाइलें एक ही फाइल बन जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे अपलोड कर देते हैं। जब वो अपलोड हो जाती है सिंगल फाइल के तौर पर, फिर वहां पर जाकर हम उसको अनकंप्रेस कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम शिफ्टिंग करते हैं। तो सामान पहले पैक करके एक डब्बे में डाल दिया, फिर जहाँ पर शिफ्ट करके ले गए वहाँ से जाकर सामान को निकाल लिया। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है कंप्रेशन कंप्रेशन का, और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने जब भी वेबसाइट कंप्लीट करनी है तो वेबसाइट को अपलोड करना है। तो वेबसाइट को अपलोड करने के लिए हम हमेशा कंप्रेस फॉर्म में लेकर जाते हैं। अब बहुत सारे हमारे पास कंप्रेशन टूल्स हैं जो कि विंडोज़ लेवल पर तो सब एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं, मगर जो होस्टिंग कंपनीज हैं वो सारे टूल्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जिप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। जिप टेक्नोलॉजी के अंदर एक तो विनजिप आ जाता है जो विंडोइंग इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते हैं, और एक 7zip आ जाता है। विनजिप जो है वो पेड टूल है, यानी वो आपको कहीं से ख़रीदना पड़ेगा, फिर उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है, या किसी कोई क्रैक दे देगा आपको कि यूज़ कर लें। मगर ये जो 7zip का एप्लीकेशन है ये फ्री है, यानी इसके लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, इंटरनेट पे जाकर इसे डाउनलोड करना है, 1 क्लिक इंस्टॉल है। एक तो ये सॉफ्टवेयर, ये कैसे इंस्टॉल होना है ज़रा इसको क्विकली देख लेते हैं। जी, गूगल पर आए, गूगल सर्च पे आए और यहाँ पर लिखें डाउनलोड 7zip फॉर विंडोज़, लिख लें या ना लिखें बेशक। अपना इंटरनेट ऑन करें, ये लिखें, ये आ गया खुद ही ऊपर डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर जो आ रहा होगा वही रेलिवेंट है, उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है 64। इसका मतलब है अगर आपकी विंडो लेटेस्ट है, लेटेस्ट मशीन है आपके पास, हार्डवेयर लेटेस्ट विंडो 10 चल रही है, तो विंडोज़ जो होती है वो 64 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नीचे नहीं x86 भी लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है, ये है 32 बिट। बेसिकली वो जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, जिसका प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर 32 बिट का होता है, एक 64 बिट का होता है। जो पुराने होते थे पहले वो 32 बिट वाले भी होते थे, लेकिन अब जो नए प्रोसेसर्स होते हैं वो सारे के सारे 64 बिट होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडो बनाई है फिर उसने भी उसी तरह की विंडो बना दी है, यानी 64 बिट वाली विंडो भी है और 32 बिट वाली भी है। अगर आपका अच्छा कंप्यूटर है तो आप 64 बिट वाली विंडो इंस्टॉल करोगे, अगर आपका ज़रा पुराना कंप्यूटर है तो आप 32 बिट वाली करोगे। आजकल सभी की विंडोज़ जो है वो 64 बिट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विंडोज 64 है तो एप्लीकेशन भी 64 बिट ही होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, करें जिस पर क्लिक। भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये रखें पीछे चला गया, बस ये डाउनलोड हो गया। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने इसको, आपने इस तरह करना है, इसको इंस्टॉल क्लोज। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगेगा भी कहाँ गया, एक दो अपनी विंडो को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, जब अपने विंडो को रिस्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पास ये फीचर अवेलेबल हो गया। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, वो हम HTML25 पढ़ रहे थे ना, ये इसके अंदर कितनी सारी फाइलें हैं ना कुछ। तो मैं कहता हूँ भाई इस फोल्डर को मैं जिप करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऊपर आ गया 7zip। इसी तरह आपके कंप्यूटर पे भी आ जाएगा।
आप इधर आए, फिर क्या आ गया जी, एड टू HTML आ गया। ये वाला यूज करना है आपने, जिस पे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, जिप लिखा हुआ आ रहा है। ये देखते हैं क्या होता है फिर इसको, ये देखें वहां पर खोल रहे थे तो खुल रही थी ना, यहां पर ये कंप्रेस हो गई है। अब मैंने किसी को भेजनी होगी, मैं आपको क्या करूंगा, इसे व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इधर आया, नोट्स का ग्रुप किधर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हाँ, यहाँ पर आए, डॉक्यूमेंट पे आए, ये मैं आपको भेजने लगा हूं अभी, और फिर मैं बताता हूँ कि भाई अगर आपने इसे डाउनलोड करेंगे तो कैसे करेंगे घर में। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ये था, खोले। अब आप क्या करेंगे, घर में जब जाएंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा नोट्स में, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं जरा क्या होता है जी। क्या हुआ, जी आ जाए, वालेकुम सलाम। 7:30 है क्लास, 7:40 हो गए हैं, ठीक है आ गया। अब आप इसको किस जगह पे रखना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई मैं ना इसको यहाँ से कॉपी कट करता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है जी। चलिए मैं अपने नाम पे एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। मेरा ख्याल है ये विंडो तो सबको आती है ना, इतनी कॉपी पेस्ट करनी, आ गया। अब इसको मैं यूज तो नहीं कर सकता इस फॉर्मेट में, मैं क्या इस फॉर्मेट में हम यूज तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर अनजिप करेंगे। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और फिर ये देखें क्या लिखा हुआ है, हियर एक्सट्रैक्ट फाइल्स डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई लोकेशन खुद ही सिलेक्ट कर लो कहां पे रखोगे। और एक्सट्रैक्ट हेयर का मतलब क्या होता है कि इसको यहाँ पे रख दो। पूरा 1 घंटा लगाया, अब मैं कैसे कहूँ, मैं क्लास में जी आ गया। मैं क्या यहाँ पर ये फोल्डर आ गया हमारे पास। ये आपको मैंने तरीका बताया कि कैसे हमने किसी फोल्डर को कॉम्प्रेस करना है और कैसे हमने किसी फोल्डर को अनकॉम्प्रेस करना है, यानी जिप करना है और अनजिप करना है। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब भी हमने डाटा को ट्रैवल कराना होगा, तो हमें उसे कॉम्प्रेस या जिप भी करना है और उसे फिर अनजिप भी करना है। और इसके लिए हमें विनजिप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन फ्री टूल है हमारे पास 7-zip का, सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, क्लियर हो गया ये सबको। मेरा ख्याल है कि अब आप सब लोग जाकर इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जब मैं आपको कोई डाटा भेजूंगा तो आप उसे अनजिप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखनी है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है, विंडोज 10, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कंप्रेशन की कैपेबिलिटी आ गई हुई है। यानी कि आप, विंडो कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं तो इट्स ओके, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप विंडो का कंप्रेशन यूज कर सकते हो, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर एक प्रॉब्लम ये होता है, वो समझते हैं कि भाई जब विंडो में ही कंप्रेशन है तो फिर हमें टूल की क्या ज़रूरत है। बेसिकली वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट एक जिपर फोल्डर को वैसे ही अनजिप कर देता है, मगर करता किसको है, करता सिर्फ उसको है जिसे आप यूज करते हैं। मतलब एक फोल्डर है जिसमें आगे बहुत सारे फोल्डर हैं और आगे बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसको अनजिप करेगा जिस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। बाकी के जो 3 फोल्डर्स पड़े हुए हैं ना, वो अभी भी जिप फॉर्मेट में पड़े हुए हैं, यानी वो अनजिप नहीं हुए। फिर मैंने दूसरे फोल्डर पे क्लिक किया, फिर उसने उसको भी अनजिप कर दिया, लेकिन वो 2 फोल्डर अभी भी जिप फॉर्मेट में पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम अनजिपर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सारे के सारे जितने भी होते हैं एप्लीकेशंस, फोल्डर, सब फोल्डर, सभी को अनजिप कर देता है। इसलिए आपने कभी भी विंडो का जिपर इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर कोई बंदा आपसे डाटा देता है कि ये लीजिए घर जाके इसको यूज कर लीजिएगा, उस पर क्लिक करेंगे वो डाटा तो खुल जाएगा, वेबसाइट में प्रॉब्लम आएगा, वेबसाइट का सारा डाटा कभी भी नहीं खुलेगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए पहला टास्क आपने क्या करना है, 7-zip पर इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा टास्क,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं HTML फाइल कि व्हाट इज HTML फाइल, HTML फाइलें क्या होती हैं, उनमें काम कैसे करना है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने HTML फाइल को किस एडिटर में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे आप लेटर लिखते हो तो किस में इस्तेमाल करते हो? लेटर कैसे लिखते हैं हम? पेपर बनाना है भाई, पेपर कैसे बना होता है? कौन से एप्लीकेशन में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, इसी तरह हम ये कह रहे हैं हमने HTML की फाइल को यानी अपनी वेबसाइट को एडिट करना है, तो हमें जरूरत है किसी एडिटर की। सो हम नोटपैड को इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो के अंदर भी नोटपैड होता है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने भी नोटपैड ही खोला हुआ है। इस पे नोटपैड प्लस तो नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल नोटपैड खोला हुआ है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपको मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूं कि नोटपैड इसमें भी बन जाएगी HTML की फाइल, मगर ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा नोटपैड प्लस प्लस है। सो आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपने इधर आना है और यहां आकर आपने लिखना है, क्या लिखना है? डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। ये टूल भी फ्री है, ये दोनों टूल मैंने आपको फ्री बताए हैं, यानी ऐसे नहीं है कि इनके लिए हमें कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत है या इसका हमें कोई क्रैक ढूंढ रहे होंगे, बल्कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है ना, एक होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर उन्हें बोलते हैं जिनके लाइसेंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये अब क्या हुआ है? आ गया डाउनलोड नोटपैड प्लस, इस पर क्लिक कीजिए। 7-zip को हमने इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जब डाटा ट्रैवल करा रहे होंगे तो जिप करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे जब मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा तो मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा ऑफलाइन, तो मैं उसको जिप करके आपको दूंगा। आपने जब उस पर काम करना होगा तो घर जाके आप क्या करोगे, उसे अनजिप करेंगे। तो ये एप्लीकेशन के साथ करेंगे ना, वैसे नहीं होगा। ठीक है, और एक और बात बताइए कि जिपर्स तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं कहूँ विनरार भी तो जिप है, अक्सर कंप्यूटर्स में तो वही होता है। सो होस्टिंग जो है वो विनरार को सपोर्ट नहीं करती। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी वेबसाइट विनरार में जिप की और उसको वेब ऑनलाइन होस्टिंग में जाकर अपलोड कर दिया तो वो वेबसाइट नहीं चलेगी। उसके लिए आपकी फॉर्मेट या तो विन जिप होना चाहिए या 7-zip। सो विन जिप या 7-zip दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी? जिप फैमिली से। सो कोई भी चल जाएगी, मगर विन रार नहीं चलेगी। ठीक है, क्लिक करें इस पर, देखते हैं ये भी डाउनलोड हो जाएगा। X64 का मतलब आ गया ना कि ये जो नई विंडोज होती हैं ये सारी बेसिकली हार्डवेयर 64 बिट आ गया, तो एप्लीकेशन भी उसी तरह की आ गया। ठीक है, जैसे कोई गेम्स होती है ना तो उसमें भी आ रहा होता है कि भाई ये 32 बिट की गेम है कि 64 बिट की गेम है। कोई एप्लीकेशन होता है उसमें भी होता है कि भाई ये वाला एप्लीकेशन 64 बिट है, ये वाला एप्लीकेशन 32 बिट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि भाई अगर आपके पास 32 बिट वाली विंडो है तो आप सॉफ्टवेयर भी 32 बिट वाला करें। अगर आपके पास 64 बिट की विंडो है तो आप सॉफ्टवेयर भी 64 बिट वाला करें। आजकल किसी के पास 32 बिट वाली विंडो नहीं होती है अंटिल कि उसने कोई बहुत ही पुराना कंप्यूटर ना खरीदा हो। ठीक है, देखें जरा, आ गया, इस फोल्डर में जाए, खुल रहा है, खुल रहा है। देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो गया खुद ही, इसी तरह आपके पास भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये काम करना है आपने सबसे पहले। आप देखें कोई इंस्टॉलेशन मुश्किल तो नहीं है, सब लोग कंप्यूटर यूजर्स हैं ना। देखें डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कंप्यूटर यूजर होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे कंप्यूटर यूजर नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझ सकेंगे। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कंप्यूटर पे ही तो काम करना है। तो अगर आप कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं है, यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, कोई छोटे मोटे टास्क नहीं कर सकते, छोटे मोटे टास्क से हम क्या मुराद लेते हैं कि वर्ड को यूज कर लें, थोड़ा बहुत एक्सेल को यूज कर लें, विंडो को यूज कर लें, इंटरनेट चलाना आता हो, तो ये चीजें नहीं आती है तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का हिस्सा तो नहीं है ना। ये इसमें ये तो नहीं हम सीख रहे कि वर्ड में लेटर कैसे लिखते हैं, वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये आपको पहले से आना चाहिए। और ये तो कॉमन स्किल्स हैं, आप ये तो बेसिक स्किल्स हैं, ये प्ले ग्रुप लेवल है। ये आता होगा तो आप कंफर्टेबल होकर अगले काम करेंगे, अगर ये नहीं आता होगा तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताते हैं। खासतौर पर वो लोग बताएं जो अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, मतलब जो कंप्यूटर ज़रा कम यूज़ करते हैं।
और ये कंप्यूटर यूज करना है। कोई बंदा ये ना समझे वजह से इंटरनेट पे कह रहे थे भाई किसी चीज की जरूरत नहीं, डॉलर्स कमाएं, कंप्यूटर भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल पे बैठ के बस कॉपी पेस्ट, है ना? ऐसे नहीं है, आना चाहिए भाई, सब कुछ आना चाहिए फिर आता है, ऐसे नहीं आता, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता। एग्री? जी, इसको डेस्कटॉप पे ले आते हैं और आसानी हो जाएगी हमें। शो इंस्टॉलेशन डिटेल्स, चलो ये भी कर देते हैं। कोई मुश्किल साइंस नहीं है कि भाई ये कैसे इंस्टॉल करना है, ये पहले दिन आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे नोटपैड नहीं था इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको यहाँ से शुरू किया है कि सबसे पहले नोटपैड और 7-zip को इंस्टॉल करके रख लें और उसके पर्पजेज भी आपको पता हो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है नीचे चेक बॉक्स पे? क्या लिखा है? रन। इसका क्या मतलब होगा भला? इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई इस पर क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जैसे वर्ड खोल लेते हो। इसे बंद रहने दोगे तो क्या होगा? ओपन नहीं होगा, फिर खुद से खोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जिसको फिनिश कर देते हैं। मैंने बंद कर दिया, खुद नहीं खोला, ताकि वो खुद ब खुद हमारे सामने ना आए। चलिए अब जरा इसको मिनिमाइज करें और डेस्कटॉप पे आ जाए। नजर आ गया आपको नोटपैड? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने ना एक डोमेन खरीदनी है, क्या करेंगे? आप लोगों ने खुद ही खरीदनी है, मुझे नहीं कहना कि खरीदते, ठीक है? तो क्या करेंगे? दुकान ढूंढेंगे कहाँ बिक रही है, क्या करेंगे? चलिए, आप लोगों ने खरीदनी है, जरा एक डोमेन खरीदवा के दें आप मुझे पहले। आ गया हूँ मैं गूगल पर, चलो जी। मैं कह रहा हूँ भाई मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने डोमेन खरीदनी है fans.com के नाम से। मेरा फिर बिजनेस का नाम है फैंस, ठीक है? तो डोमेन खरीदेंगे, फिर होस्टिंग खरीदेंगे ना, होस्टिंग खरीदेंगे, फिर वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, फिर एसईओ करेंगे। तो पहले क्या खरीदनी है? पहले तो डोमेन ही खरीदनी है अपने बिजनेस के नाम की। जी, आप लोगों ने बतानी है, मैंने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। कैसे? आपकी क्लास में नहीं किया था? अच्छा चलो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको डोमेन खरीदनी पड़े, अगर आपको खरीदनी पड़े क्या करेंगे? मतलब आपको कुछ भी खरीदना पड़े, सिंपल यही मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद सर्च करें। देखिए अगर आपको सर्चिंग की आदत पड़ गई ना तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपको सर्चिंग की आदत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर आप खुद से कुछ फाइंड नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते गूगल पर जाकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सारी उम्र किसी ना दूसरे बंदे के डिपेंडेंट रहेंगे, कि कोई ना कोई बंदा ही आपको कुछ करके देगा। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई हमने खरीदनी है। कोई नाम सुने हुए वैसे डोमेन कहाँ से खरीदते हैं? किसी से सुना हो? कोई इश्तेहार देखा हो कभी? इश्तेहार देखने का मतलब है यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो कोई बंदा डोमेन बेच रहा हो कि भाई मुझसे डोमेन खरीद लो, मुझसे होस्टिंग खरीद लो। बाकी के लोग यूट्यूब नहीं देखते? आप लोग यूट्यूब नहीं देखते? यूट्यूब के ऊपर हर 20 मिनट के बाद डोमेन बेच रहे हैं लोग। मुझे नहीं, सबको ही बेच रहे हैं। मुझे नहीं भेज रहे, सबको भेज रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे ड्रामे देखते हो, यूट्यूब पे मूवीज देखते हो, यूट्यूब पे टॉक शोज देखते हो, तो आपको एड्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? सर्च तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, सबको ही दिखा देते हैं वो। आजकल जो है ना उन्होंने सबको रखा हुआ है, ज़्यादा लोगों तक मैसेज भेजते हैं ना। चलो जी, कभी किसी ने गो डैडी का नाम सुना है? सुना हुआ ना? गो डैडी की कंपनी जो है वो होस्टिंग भी बेचती है, डोमेन भी बेचती है, ठीक है? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि आप एक्सप्लोर होंगे तो आप सीख जाएंगे चीज़ों को खुद से ना। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें खरीदनी है डोमेन, ठीक है? अब डोमेन देने वाली और होस्टिंग देने वाली जो कंपनीज हैं इन्हें हम बोलते हैं होस्टिंग कंपनीज। वही कंपनी डोमेन भी दे रही है, वही कंपनी होस्टिंग भी दे देगी, ठीक है? अब देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, टॉप, अभी मैंने पाकिस्तान नहीं लिखा,
क्योंकि जरूरी नहीं है मैंने दुकान से जाकर तो नहीं खरीदनी, किसी के ऑफिस से जाकर तो नहीं खरीदनी, ऑनलाइन ही खरीदनी है, तो बाइक से भी खरीद सकता हूँ। एड्स आगे देखें, मैंने क्या लिखा, टॉप होस्टिंग कंपनीज लिख दिया, उसके बाद एड्स नजर आने शुरू हो गए, 10 बेस्ट होस्टिंग साइट्स, और नीचे आए, फिर क्या कहता है, ये गूगल के एआई ओवरव्यू ने हमें क्या दिखा दिया, कहता है भाई ज़्यादा पॉपुलर जो हुई है ना सर्चिंग में, होस्टिंगर, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट एंड ए टू होस्टिंग, ठीक है। और नीचे आए, 10 बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। आगे आ रही है कंपनियों के नाम कि नहीं आ रहे हैं? आ गया, क्या कहता है, स्टार्ट विद 2.49 पर मंथ। दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, काफी सारी कंपनीज आ गई। चलिए अब हम जरा सर्चिंग को थोड़ा सा चेंज करें, लाहौर लिख देते हैं भाई। अब देखते हैं अब कौन सी कंपनीज आती हैं। थोड़ा सा नाम चेंज हुआ, होस्टिंगर आ गई, पीके होस्टर, पीके, पीके डोमेन, ये भी वेब होस्टिंग है। ये क्या लिखा हुआ जी, टॉप 10 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, सर्वर सी। चलिए जिसे बंद करते थे। क्लिक हुआ है मुझसे, कहाँ चले गया, चलें जी, ये इसे तो कैंसिल ही कर दो भाई, खुद ब खुद ही ले जा रहे हैं हम उधर लिंक्डइन पे। एक और कंपनी का नाम आ गया, वेबसोल्स। वेबसोल्स की मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने यहाँ से डोमेन्स भी खरीदी हुई हैं और यहाँ से होस्टिंग भी खरीदी हुई है। सर्वर सी भी जो है, ये भी पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं। देखिए ना, दो तरह के लोग हैं अब, एक वो हैं जो पाकिस्तान में बैठ के नहीं बल्कि बाहर से अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, एक वो हैं जो पाकिस्तान में हैं। अब अगर हम किसी से सर्विसेज लेते हैं तो वो लोग अगर पाकिस्तान में मौजूद हों तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू वो पाकिस्तान में मौजूद ना होंगे। भी प्रॉब्लम्स हों तो हम उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें पता होगा भी ये क्योंकि पाकिस्तान में है तो भाई इनका ऑफिस भी लाहौर में होगा, तो मैं जाकर भी अपना मसला हल करवा सकता हूँ। लेकिन जो ऑनलाइन होते हैं उन्हें तो हमने ऑनलाइन ईमेल ही करनी है, तो फिर वो जो टाइम का कन्फ्लिक्ट आएगा उसके हिसाब से हमें आंसर भी आएगा, हो सकता है फ़ौरन आ जाए, हो सकता है डिले आए। सो हम प्रेफर करते हैं कि लोकल अच्छी कंपनी से चीज़ें खरीद लें, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम यहाँ पर वेबसोल पर, किसी एक को पिक कर लें हम, कितनी सारी आ गई, अब आपको कुछ अंदाज़ा हो गया। अच्छा जो डोमेन्स हम खरीदते हैं ना, कई लोगों की डोमेन्स ऐसे होती हैं, देखें एक डोमेन ऐसे है, एक डोमेन ऐसे भी हो सकती है ना। लोग पीके की डोमेन भी लेते हैं ना। चलिए अभी जरा वापस बाद में जाते हैं उस पर। टॉप, हर कंपनी जो है वो पीके की डोमेन सेल नहीं करती है, ठीक है। पीके की डोमेन वो लोग सेल करते हैं जो लोकल सेलिंग में डील कर रहे होते हैं। डॉट कॉम हर कोई सेल कर रहा है मगर पीके हर कोई सेल नहीं करता, ठीक है। टॉप पीके डोमेन, इसमें देखते हैं कौन सी आएंगी। ये वाली आ रही है कुछ, और नीचे आ जाए। जी अब मैंने एक कंपनी का नाम लिया जो बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत पॉपुलर भी है। वो कौन सी है? गोडैडी, जो सबसे ज़्यादा एड्स उसके आते हैं, गोडैडी के ऐड आ रहे थे, वो हर किसी को ऐड दिखा रहा होता है अपना, गोडैडी वाला, ठीक है।
ताकि अगर किसी को भी वेबसाइट की ज़रूरत पड़े या उसके किसी जानने वाले को पड़े तो भाई हमारी मशहूरी ज़्यादा हो और लोग हमसे ख़रीद लें। लेकिन वो एक्सपेंसिव भी है। हम एक काम करते हैं, गो डैडी पर जाते हैं। लो जी, मैंने गो डैडी लिखा, आ गया ऊपर गो डैडी। बाय डोमेन्स इन अ मिनट, डोमेन खरीदनी है ना, हम सपोज कर रहे हैं। चलिए जिस पर क्लिक करते हैं, रजिस्टर योर डोमेन नेम टुडे। कहते हैं अभी आ जाए मेरे पास और बताएं मुझे किस नाम का बिजनेस आपको चाहिए। ठीक है, मैंने बड़े पॉपुलर सा एक नाम चूज किया था, है ना, fans.com। सर्च करें, देखते हैं जरा ये क्या कहता है। मतलब मुझे जिस नाम की डोमेन रजिस्टर करवानी है मैंने टाइप कर दिया और यहाँ आकर मैंने उसे कहा कि हाँ भाई दिखाओ जरा। क्लिक नहीं हुआ अभी। चलिए, ये किसी ने कभी ली थी और उसके बाद अब इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, किसी ब्रोकर के पास अवेलेबल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो ये भी साइंस समझ ले। होता क्या है, या तो पॉपुलर डोमेन्स या कोई ऐसी डोमेन जो कोई कभी इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। ऐसी डोमेन्स को जैसे ही वो छोड़ता है ना तो ओपन हो जाती है फिर तो कोई आम बंदा उसको खरीद लेता है, ताकि इसकी डिमांड तो है, इसको यूज तो किया था कभी किसी ने, ताकि जब वो आएगा तो वो मेरे पास आए। फिर ये ब्रोकर इस वक्त कितने की बेच रहा है, 26,000 की ये बेच रहा है। दूसरी देखें कितने की मिल रही है, 1 रुपए की दे रहा है भाई। आगे देखें जरा, ये कितने की मिल रही है, 555 की मिल रही है। ठीक है, तो ये कितने की दे रहा है, ये डोमेन नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि डोमेन की ऑनरशिप मुझसे ले ले। कहता है ये डोमेन मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली डोमेन की प्राइस 5,000 रुपये, आजकल एवरेज जो प्राइस है ना वो तकरीबन 5,000, 4.5 से 5.5 6 के दरमियान होती है एक डोमेन की, एक नॉर्मल डोमेन की प्राइस जो होती है अच्छी डोमेन नेम की। तो ये कहता है भाई मेरे पास है ये डोमेन, तो अगर आपने लेनी है तो मुझसे रब्ता करें, तो मुझे ये 27,000 रुपया दें तो मैं आपको दे दूंगा, फिर रजिस्ट्रार से लेकर आप अपने नाम करवा लें। ठीक है, आपने फाइवर का नाम सुना होगा ना, फाइवर के नाम के स्पेलिंग क्या आते हैं, डबल आर आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने आए होंगे तो उन्होंने तो फाइवर सिंगल आर वाला ही ढूंढा होगा, लेकिन क्योंकि वो नाम अवेलेबल नहीं होगा तो उन्होंने फिर उसको डबल आर के साथ ले लिया कि भाई वो तो बड़ा महंगा देने लगे हमें। सो ये ब्रोकर जो है ये खरीद लेते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है। यानी वो सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि कौन कौन सी डोमेन चल रही है और कौन कौन सी रिन्यू हो रही है और कौन कौन सी रिन्यू अभी नहीं हो रही। जैसे ही कोई बंदा छोड़ता है, बिजी होता है, उस वजह से उसने छोड़ दिया, अभी 10-15 दिनों के लिए उसे पता ही नहीं लगा कि मेरी डेट की रिन्यूअल डेट आई है, तो बीच में से किसी ने पिक कर लिया। 1 महीने तक तो कंपनी होल्ड करती है, लेकिन 1 महीने तक भी अगर आप ऑनरशिप नहीं लेते, GoDaddy कम से कम 1 महीने के लिए इसे होल्ड करती है और उसके बाद वो ओपन टू यूज हो जाती है। फिर कोई दूसरा बंदा भी उसे खरीद के अपने पास रख सकता है, तो ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, अब जब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हमारी ब्रांड का नाम था फैंस, लेकिन उसने कहा भाई 26,000 की तो डोमेन नहीं ना खरीदूंगा, सिर्फ डोमेन ही दे रहा है जो कि 4-5 हज़ार रुपये की मिलनी है, ये शायद इससे भी सस्ती मिलनी है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन क्या आता है, अब हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि वो जो डोमेन एक्सटेंशन है, ये .com को हम क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन। वो कहता है भाई .com की डोमेन तो मैं नहीं ले सकता, तो अब मैं यूं करता हूं कि किसी और एक्सटेंशन पर चला जाता हूं, पॉपुलर एक्सटेंशन जो इसके बाद पॉपुलर है। अच्छा, एसईओ के पॉइंट से सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन ने एक्सटेंशन .com है, यानी गूगल रिकमेंड करता है कि अगर आपकी वेबसाइट .com पर होगी तो मैं इसको अच्छा रैंक करूंगा। लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें एक ORG भी आ जाता है। ORG स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी डोमेन PK भी आ गया, फैंस। मैंने उसे क्या कहा कि अब मुझे ये वाली डोमेन दो, .com.pk। देखते हैं कि अब क्या होता है। जी, क्या कहते हैं, ये भी किसी ने ली हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अवेलेबल नहीं है। कहता है फैंस .pk मिल जाएगी आपको, इन नामों के साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम और आते हैं .org। ये .com org आ गया, नहीं नहीं सिर्फ
fans.org। ये क्या है? ये भी वही हालात है। कहता है ये बड़ी कोई प्रीमियम डोमेन है हमारी fans.org, कितनी महंगी दे रहा है ये देख लें, मिनिमम ऑफर है इसकी। ये इसकी मिनिमम ऑफर दे रहा है, ये सिर्फ डोमेन नेम है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं भी हमारा बिजनेस है, मैंने एक नाम लिखा najibschool.com, सपोज करते हैं। मैं चाह रहा हूँ आपको ये दिखाऊंगा कि आम सी डोमेन कितने में मिल रही है हमें। जी, najibschool.com कितने की मिल रही है जी? वैसे 5,000 रुपये की है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 years टर्म। तो क्या कहता है? कहता है वैसे 5,000 रुपये की है लेकिन आप इसको ले सकते हैं। और फिर आगे ये ऑप्शंस भी दे रहा है कि ये वाली भी आप ले सकते हैं। फिर आगे ये भी दे रहा है। चलिए हम एक काम करते हैं, ज़रा इस पर क्लिक करें। अब हम चलते हैं आगे, परचेज कैसे करनी है। परचेज करने लगे हम, मेक इट योर्स। चलो जी, इसको किया, क्या हुआ? ऐड टू कार्ट हो गई, कंटिन्यू आ गया। अब कैसे परचेज होनी है ये? फुल डोमेन प्रोटेक्शन, ये एक्स्ट्रा फीचर है डोमेन का कि क्या आपको डोमेन प्रोटेक्शन भी साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कहता हूं नहीं चाहिए। अगर कहता हूं नहीं चाहिए तो ये पैसे खत्म हो गए जी। कहता टेल्स द वर्ल्ड योर साइट इज कमिंग सून इंक्लूड विद डोमेन। कहता है ये लोगों को, ये जब तक आपकी वेबसाइट चलेगी नहीं ये मैसेज आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद द कस्टमर ईमेल एड्रेस। कस्टम ईमेल एड्रेस का क्या मतलब है कि आप मुझसे ना ईमेल एड्रेस भी खरीदना चाहते हैं। वैसे क्या होता है कि जब आप कोई होस्टिंग खरीदते हैं तो उसमें स्पेस होती है, उसमें बिल्ट इन ईमेल एड्रेसेस होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगर वो डेडिकेटेड नहीं होते, वो नॉन डेडिकेटेड होते हैं। यानी उसमें आपके ईमेल की स्पीड स्लो होती है। ये डेडिकेटेड ईमेल है और इसमें आपको 10 GB की स्पेस भी दे रहा है। और ये कितने में दे रहा है आपको? तकरीबन 200 रुपया पर मंथ पे दे रहा है। पर मंथ 200 पर मंथ। अगर मैं एक साल के लिए खरीदूंगा तो 200 × 12, तो ये अच्छा खासा महंगा पैकेज बन जाएगा हमारा। हमने इसको भी क्या कर दिया भाई जी, नो। तो हम क्या करें? कंटिन्यू। ये क्या देख रहे हैं हम भला कि भाई कैसे खरीदनी, कैसे है डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आपको बताता हूं। अगर आप कोई होस्टिंग खरीदते हैं किसी से, होस्टिंग प्लान, एक होस्टिंग प्लान होते हैं स्टैंडर्ड, एक होस्टिंग प्लान होते हैं कारपोरेट। जो कंपनीज हमसे लेती हैं तो हम कम से कम कारपोरेट प्लान लेते हैं उनके लिए, और उसकी जो प्राइस होती है वो तकरीबन 20 से 30 के दरमियान होती है। पहले साल वो हमें 18 से 20 में भी मिल जाता है, अगले साल वो 30+ का हो जाता है। और वो कंपनीज हमें ये कहती हैं कि भाई अगर आप हमसे होस्टिंग लेंगे तो हम आपको .com की डोमेन फ्री देंगे। यानी कि 5,000 रुपया बच रहा है पहली दफ़ा में, फर्स्ट टाइम पे। पहले ये लाइफ टाइम देते होते थे, अब फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं। मगर सिर्फ .com, इसलिए उन्होंने .com कहा हुआ है कि भाई .com की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वेबसाइट्स आ चुकी हुई हैं कि चांस कम नहीं है कि .com पे किसी को मिलेगी उसके नाम से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक हॉस्पिटल है इसहाक का, ये हॉस्पिटल, तो अब एक और बंदे का भी हॉस्पिटल इसी नाम का है, तो ये नाम तो पहले किसी ना किसी ने हॉस्पिटल के तौर पर .com में ले लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नाम अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो कहेगा अच्छा चलो भाई .com में नहीं मिल रहा तो मुझे ORG पे दे दो, तो ORG पे मिल जाएगा मगर फ्री नहीं मिलेगा। फ्री सिर्फ किस में मिलेगा? .com। यानी ये कंपनी सिर्फ .com की डोमेन आपको पहले साल के लिए फ्री देती है। चलें, जब हम देखते हैं, हम तो एक साल के लिए लेने आए थे, यहाँ पर एक साल ही कर देते हैं जी। क्या क्या था इसमें? एक साल के लिए आ गई है, वहां पर तो हमें ₹1 शो कर रही थी ना। अभी कितने हो गए टोटल देख लें, 3,200, तकरीबन 3,300 रुपीज हमें मिल गए हैं ये फर्स्ट ईयर पे। कहते ये आपने कुछ थोड़े से पैसे सेव कर लिए, पहले साल का डिस्काउंट है ये आपको, ठीक है। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम
रेडी टू पे, इस पर क्लिक करें। ये है पूरा प्रोसीजर परचेज करने का। अब वो आपको क्या कह रहा है, लॉगिन कर लें। अब आप अपने जीमेल से इसको लॉगिन करें, उसके बाद वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, ठीक है। कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल, मैं कहता हूँ हाँ भी से कंटिन्यू कर दो अकाउंट के साथ। ये मैंने कहा मेरे इस अकाउंट से कंटिन्यू करो। ये प्रोसीजर बताया है कि अगर आपको खुद से डोमेन खरीदनी हो तो आपने कैसे खरीदनी है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक और कंपनी पे जाते हैं। आज ये चीज़ समझ लें ताकि हमें ये पता हो कि ये काम कैसे करते हैं। हाँ, वेब सोल पे आ जाते हैं हम। पहले मैंने आपको इसीलिए कहा था कि पहले कंपनीज को आइडेंटिफाई करें, अच्छी अच्छी कंपनीज को, फिर उनके वेबसाइट्स पे जाकर उनके रेट्स चेक करें और फिर उनकी सर्विसेज चेक करें, कौन इन रेट्स पे कैसी सर्विस दे रहा है, इसको भी देखते हैं। जी, आ गया। बस पेमेंट मेथड ऐड करना है हमने, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और यहाँ से मैंने प्रोसीड करना है, तो क्या होगा, परचेज हो जाएगी ये सारी, ठीक है। यहाँ पर जैस कैश नहीं बता सकते, यहाँ पर इजी पैसा नहीं बता सकते, मगर मैं जब वेब सोल में आऊँगा तो वो लोकल कंपनी है, ठीक है। तो मैं उनकी साइट पर जाऊँगा, उनके किसी नुमाइंदे से बात करूँगा तो मुझे बैंक अकाउंट भी देगा। तो कहेगा कोई बात नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बैंक अकाउंट दे रहे हैं, आप चाहे तो इजी पैसा से, चाहे जैस कैश से, कहीं से भी पेमेंट करवा के इनवाइस हमसे शेयर कर दें, तो हम आपकी पेमेंट को अपडेट करके परचेज कर लेंगे। यानी इसके लिए आपको किसी बंदे की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए अब वेब सोल पे आ गए। पहले मैंने डोमेन की बात की थी, अब मैं होस्टिंग की बात करने लगा, ठीक है। डोमेन क्या था, कंपनी का नाम खरीद लिया। होस्टिंग क्या है, स्पेस। भाई ये वेबसाइट को लाइव करना है, उसके लिए स्पेस की जरूरत है, ठीक है। अब हमें ये प्लान करना है कि हमें कौन सी स्पेस चाहिए। अब एक बिजनेसमैन तो ये प्लान नहीं कर सकता ना कि मुझे कौन सी स्पेस चाहिए, ये क्योंकि हो सकता है अभी तक तो वो एसईओ एक्सपर्ट के पास भी नहीं आया, अभी तक उसका पाला किससे पड़ा हुआ है, वेब डेवलपर से, जो वेबसाइट बना रहा है। सो उसने जब पूछा कि हाँ भाई ये वेबसाइट बन रही है, उसने बजट वगैरह दिया, उसने बताया ये चीज़ें आनी है, फिर उसने कहा कि हाँ भाई आपको होस्टिंग भी चाहिए, तो डेवलपर बताएगा कि किस स्पेस की होस्टिंग चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है कि भाई इतनी वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए। जैसे आपने एक लैपटॉप यूज़ करना होता है तो आप मार्केट में जाते हैं जब लैपटॉप खरीदने, तो उसे कहते हैं कि भाई मुझे इस साइज़ की हार्ड डिस्क चाहिए क्योंकि मेरा ये यूज़ है। इसी तरह होस्टिंग कंपनी वाले को भी आपने बताना है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का कंटेंट है, इतनी मुझे होस्टिंग चाहिए। एक वेबसाइट अगर मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा और फिर मैं पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट खोल कर दिखाऊंगा आपको, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये लिखे जरा, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या साइज है। और उसके बाद ये वेबसाइट आ गई, ये वाली वेबसाइट तकरीबन, ठीक है ना, ये वेबसाइट मैंने किसी स्टूडेंट से बनवाई है इसलिए मैं इसका साइज बता रहा हूँ कि इसका साइज तकरीबन 12 MB है, 12 MB मेगाबाइट्स, ठीक है ना, बाइट्स किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटी वेबसाइट है, ऐसी है ना। और अगर हम इसकी ग्राफिक्स को देखें तो सारे ग्राफिक्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स नहीं है इसके अंदर। इसी तरह जब मैं इसी तरह की किसी पीक उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाऊंगा तो जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी बिल्कुल ऐसी वेबसाइट वो जीबीज में होगी। हो सकता है 1 GB में हो सकता है 2 GB में हो सकता है 3 GB में हो, डिपेंड्स, उसका साइज बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम कल देख रहे थे कि वो एक CMS की वेबसाइट नंबर ऑफ प्लगइन्स पर है, तो उसमें कोडिंग नहीं है, उसमें प्लगइन्स यूज हो रहे हैं। तो वो जो प्लगइन्स हैं वो ऐसे ही हैं जैसे आपके मोबाइल पे ऐप है, आप अपने मोबाइल को रीसेट करें और उस पर कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें, शरीफ सा मोबाइल रखें, सारी स्पेस फ्री है आपकी, भाई बहुत स्पीड से भाग रहा है मोबाइल, है ना, शरीफ मोबाइल, आप लोगों के शरीफ मोबाइल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्पेस है आपके पास, लेकिन जैसे ही आप ऐप्स इंस्टॉल करना शुरू करेंगे आहिस्ता 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 क्या होगा, आपका मोबाइल स्लो होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही हालत CMS की वेबसाइट्स की भी है कि आप उसमें जितने प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएंगे आपकी वेबसाइट का लोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, अब हम कह रहे हैं कि भाई डोमेन भी खरीदनी है। अब हम ये नहीं कह रहे कि डोमेन खरीद लिया, ठीक है, एज ए एक्सपर्ट हम दोनों चीज़ों को
इकट्ठा खरीदते हैं, एक एक करके नहीं खरीदते। ये आए जी होस्टिंग में। आगे मैं होस्टिंग में देखिए, मैं कंपनी पे आऊँ, ये किसी भी कंपनी में चल जाए, पहले आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छी कंपनीज कौन सी हैं। ब्लू होस्ट, इजी होस्ट, वेबसोल, आईटी लिंक्स, सर्वर सी, ये मैं नाम ले रहा हूँ, इतनी सारी कंपनीज हैं और आप देख भी रहे थे। होस्टिंगर, गोडैडी, कितनी है। सबसे पहले आप देखें कौन कौन सी कंपनीज, और फिर देखें सबसे चीप रेट्स पे कौन सी कंपनी अच्छी सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो मैं इधर आया होस्टिंग पर। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शेयर्ड होस्टिंग। कारोबार करना है तो इधर आ जाए, छोटा सा कारोबार करना है। क्या लिखा हुआ है, रीसेलर होस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ, कहता भाई हमारे से पार्टनरशिप कर लें, हमसे होस्टिंग प्लान्स बाय कर लें, ठीक है, कोई 4-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें और आगे से फिर आप हमारी होस्टिंग को सेल करें, जितने में मर्जी करें, आपकी चॉइस है, आप जितने भी पैसे ले लें उनसे हम खरीद लेंगे। तो ये जिसकी होस्टिंग का पूरा सेटअप तो नहीं है, लेकिन वो रीसेलर बन गया उसका। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग सस्ते प्लान, ठीक है, बिजनेस होस्टिंग स्पीड वाले प्लान, डेडिकेटेड सर्वर्स बहुत ही हैवी किस्म के प्लान्स महंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, पहले शेयर में आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। मैं सब कुछ आपको खुद करना है, मैं सब कुछ खुद करता हूं, आपको भी सब कुछ खुद करना है। अगर आप ये कहेंगे कि सर होस्टिंग खरीदें, सर डोमेन लेते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं सीखा ना। हर चीज आपको खुद करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, एक्सप्लोर प्लान्स आगे। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्लान खरीदना है। यहाँ जैसे कोई किसी क्लाइंट से आप मीटिंग करके आते हैं, तो वो तो बड़ा इमोशनल हुआ हुआ है पहली दफ़ा वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे आप इमोशनल होते हैं जब कोर्स करने आते हैं पहले दिन बहुत ज़्यादा, उसी तरह वो भी बड़ा इमोशनल है। कहता है जनाब आपने मुझे होस्टिंग खरीद के देनी है, आप ही ने मुझे, बस सब कुछ आपने ही करना है, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं ना क्लाइंट्स, मुझे कुछ नहीं पता, आप नहीं करना सब कुछ, ठीक है। तो फिर अब आपने देखना है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा प्लान बेहतर होगा। अब लाजमी बात है, मैं महंगे की तरफ तो नहीं जाऊंगा ना, मैं मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ जाऊंगा, फिर मैं उसके हिसाब से उसको प्लान दूंगा। अभी अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या प्लान आ रहे हैं। पहला ये बहुत ही सादा सा प्लान है, 8,000 रुपये का, कहता वैसे ये 12,000 रुपये वाला प्लान है। क्या लिखा हुआ है, 10 GB SSD। भैया आप लैपटॉप खरीदते हैं, हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं, एक SSD हार्ड होती है और एक आम जो जैसे हमारे लैपटॉप्स में होती है। SSD हार्ड आपको पता है कि वो मोबाइल की तरह बिहेव करती है, बहुत स्पीड से चलता है आपका। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी होस्टिंग भी SSD वाली होगी तो आपकी वेबसाइट स्पीड से चलेगी ना। तो अब हमें तकरीबन सब लोग ही वैसे SSD ही देते हैं, और SSD से भी एडवांस जो है वो आगे ये वाली आ गई NV, ठीक है। सो ये और बहुत सारी एडवांस है, लेकिन ये सस्ता पैकेज है, एक ये वाला पैकेज है। मैं आपको बताता हूँ कि हम किसको कौन सा प्लान देते हैं कम से कम। ये वाला प्लान देखिए जरा, जो आ रहा है हमारे पास 23,000 से सस्ता होकर पहले साल में हमें क्या मिल रहा है, तकरीबन 13,000 का, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखें, 150 GB की हार्ड, 150 वेबसाइट्स। अच्छा ये क्या पॉइंट है, इसको भी जरा समझते हैं। कई लोग आपने अक्सर देखा मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट हमसे बनवा लें तो होस्टिंग फ्री। उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने इस तरह के बड़े प्लान्स लिए होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 150 वेबसाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास होस्टिंग एक पड़ी हुई है जिसके अंदर इतनी सारी वेबसाइट्स ऐड की जा सकती हैं। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है, 150 GB उतनी ही वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं जितनी इनकी स्पेस में अकोमोडेट हो सकती हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कि भाई 13,000 की तो होस्टिंग थी, 5,000 की डोमेन थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं सिर्फ डोमेन खरीदूंगा तो बाकी तो मैं अपने पास ऑलरेडी मेरे पास होस्टिंग है, मैं उसी को यूज कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी होस्टिंग में एक और डोमेन लगा दूंगा और उससे 12,000 लेने की बजाय 6,000 भी ले सकता हूं, 5,000 भी ले सकता हूँ कि भाई आपको डोमेन के पैसे देने हैं और ये होस्टिंग की ये फीस है। वैसे मैं अगर आपको खरीद कर दूंगा तो पहले साल 14-15,000 की मिलेगी, अगले साल क्या होगा, बढ़ती जाएगी। क्या हुआ, आपको हंसी आ गई है, खांसी आ गई है, चलिए ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं।
और क्या चीज़ आ रही है इसमें, और जो समझने वाली चीज़ है, ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फ्री डोमेन। यानी कि क्या कह रहा है भाई, इसमें मैं आपको फ्री डोमेन भी दे रहा हूं। इसको छोटा करें, चलिए और नीचे आए, जो हमारे काम की चीज़ है इसमें वो है SSL। SSL क्या चीज़ है, ये सिक्योरिटी है आपकी वेबसाइट की। ये जो हैकर्स वेबसाइट को हैक करते हैं, सबसे पहला अटैक उन वेबसाइट्स पर होता है जो SSL प्रोटेक्टेड नहीं होती। सबसे पहला अटैक उन वेबसाइट पे होता है जो SSL प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। पहले ऐसा होता था कि जब लोग वेबसाइट्स बनवाते थे तो SSL नहीं लेते थे, गुजारा हो जाता था। अब नहीं। और SSL SEO का भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। यानी अगर आपने सारी SEO कर ली मगर आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है, SSL उस पर नहीं लगा हुआ, सो गूगल उसको इग्नोर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी होस्टिंग खरीदेंगे आपको साथ में SSL भी खरीदनी है। ठीक है, हर प्लान के साथ आपको SSL हर दफा नहीं मिलेगी। ये देखिए इन्होंने कुछ लिखा भी हुआ है यहां पर, देखें कहता है इसमें हम क्या करेंगे कि आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर देंगे। तो SSL हमें खरीदनी है, और अगर मैंने 4 वेबसाइट लेनी है तो फिर मैंने उससे पूछना है कि भाई मैंने तो इसके साथ 4 वेबसाइट अटैच करनी है, तो आप मुझे जो SSL दे रहे हो वो सिंगल वेबसाइट की SSL दे रहे हो कि चारों वेबसाइट्स की SSL? कह रहे हैं ना 150 वेबसाइट्स लग सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पूछना है हमने। अब ये सारी चीजें हमें पूछनी है। इसके बाद एक और चीज होती है जो कि बिल्कुल हर प्लान में हिडन नजर आ रही होगी हमें। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप खरीदते हुए एक तो आप स्पेस को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, एक और चीज भी होती है जिसके ऊपर बड़ा ध्यान होता है आपका कि वो भी अच्छा होना चाहिए। हार्ड हो गई ना, और हार्ड के साथ रैम। तो भाई ये हम जो होस्टिंग ले रहे हैं ये भी तो किसी कंप्यूटर पे जाकर ले रहे हैं ना। जैसे हम कहेंगे भाई पीक सोल्यूशन की जो लैब है, तो आपने उस पर अपना कोई डाटा रख दिया और उस डाटा को आपने घर से एक्सेस करना है, और हो सकता है वो मूवीज हो सकता है वो गेम्स हो। तो जब वो पीक सोल्यूशन के सर्वर से चलेंगे तो पीक सोल्यूशन का प्रोसेसर यूज होगा, पीक सोल्यूशन की स्पेस यूज होगी, और एट द सेम टाइम पीक सोल्यूशन की रैम भी उनके सर्वर की इस्तेमाल होगी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन ये लोग बताते नहीं है कि ये आपको कितनी रैम दे रहे हैं। आमतौर पर जो सस्ते पैकेज होते हैं उसमें बहुत ही नॉमिनल रैम मिलती है आपको, भाई हो सकता है 200 MB। वर्डप्रेस की वेबसाइट जीबीज में रैम होगी तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगी, आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी। लेकिन आपको क्लियर नहीं होता, आप जब खरीद लेते हैं वेबसाइट लाइव कर देते हैं, जब आपकी वेबसाइट स्लो होती है तो फिर हमें पता लगता है कि भाई इसकी तो रैम जो थी ना वो तो 200 MB है, ये 400 MB है। जबकि वो जो डेवलपर है वो कह रहा है इसकी रैम कम से कम 2 या 3 GB होनी चाहिए थी। तो यहां पर देखें प्लान में मुझे लग रहा है कहीं लिखा भी नहीं हुआ इन्होंने रैम कितनी है, नहीं लिखी ना है। देखें जरा, एक और वर्ड लिखा हुआ है लेकिन रैम नहीं लिखा हुआ। एक और चीज लिखी हुई है उसको भी देख लेते हैं, वो है बैंडविड्थ। ठीक है, कि बैंडविड्थ कितनी मिलेगी आपको। बैंडविड्थ क्या चीज होती है, बैंडविड्थ यही है कि जैसे ये फैन है, फैन का डिमर है, ठीक है, फैन के डिमर से आप क्या करते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट पर ले जाएंगे तो फैन स्लो हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे तो फैन फास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इंटरनेट की स्पीड कितनी मिलेगी आपकी वेबसाइट को खोलने के लिए, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। क्या लिखा हुआ है जी, अनलिमिटेड, सबके साथ है अनलिमिटेड। देखें जरा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला पैकेज ही हमको खरीदना है। और अगर कोई बंदा ये कह दे कि 1 GB बैंडविड्थ, आप अक्सर देखते हैं ना वो मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो जिस वक्त रिजल्ट आता है उस वक्त क्या होता है, सर्वर उनकी साइट बैठ जाती है ना। उसकी वजह क्या होती है कि इतने सारे यूजर्स उस पर आते हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाते, उसकी बैंडविड्थ उसको कंट्रोल नहीं कर पाती इतनी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर कोई नॉर्मल सीन हो या कोई ट्रेंडिंग बातें चल रही हो, दोनों सूरतों में कभी यूट्यूब नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए, और कभी स्ट्रीमिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई और स्ट्रीमिंग वेबसाइट पे आप जाएं तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी बफरिंग होती है, डाटा बफर हो रहा होता है, फिर खुलता है, फिर रुक जाता है, फिर खुलता है। नेटफ्लिक्स पे मूवी देखें, उसकी बफरिंग यूट्यूब से भी अच्छी है। यानी आपका इंटरनेट बहुत भी स्लो होगा तो भी वो नेटफ्लिक्स ठीक काम करेगा, और यूट्यूब को कंपेयर करेंगे तो नेटफ्लिक्स ज्यादा अच्छा चलेगा। दूसरी स्ट्रीमिंग साइट्स को कंपेयर करेंगे तो यूट्यूब ज्यादा अच्छा चलेगा। ठीक है, सो ये बैंडविड्थ का भी बहुत ज्यादा इसमें रोल है।
ठीक हो गया। और भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मालवेयर स्कैनर, सबको समझ में आ रहा है कि वायरस वगैरह। हाँ, सो ये अब हमने देखना है कि हमें क्या लेना है। और इसके आगे एक और चीज लिखी हुई आ रही है, सी पैनल। सी पैनल क्या है? अभी मैंने कहा ना वेबसाइट अपलोड करनी है। जैसे मैं इस वक्त, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, कोरल ड्रा यूज कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन क्या है? पहली विंडोज, पहली एप्लीकेशन तो विंडोज है ना। इसी तरह जब आपने वेबसाइट अपलोड करनी है तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है सी पैनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें सी पैनल भी खरीदना है होस्टिंग में। तो ये सब चीजों की प्राइस उसने इंक्लूड की हुई है। सो इन चीजों को हमें कंपेयर करके फिर डिसाइड करना है कि हमें कौन से पैकेज में जाना है। ठीक हो गया। सो ये था कि हमने किस तरीके से सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सी होस्टिंग कैसे मिलेगी, वेबसाइट कैसे मिलेगी। और लाजमी बात है, अगर कोई बंदा सेल कर रहा होगा, इन्फ्लुएंसर भी सेल कर रहे हो, तो उनका भी कमीशन रेट होता है बीच में। हाँ, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनको भी कंपनियों ने लिंक्स दिए होते हैं कि भाई ये वाला लिंक शेयर कर देना, इस लिंक से जो सेल होगी उसका हम आपको कमीशन देंगे। वहां से आपको ना कमीशन मिल रहा होता है उधर से। तो हर काम आपको खुद करना चाहिए, और ये सारे काम आप डायरेक्ट करेंगे तो आप अपने पैसे सेव करेंगे। मतलब आप में से कोई बंदा मुझे कहेगा कि सर डोमेन खरीदे, तो हो सकता है मैं 6,000 रुपया ले लूँ, पता लगे मुझे 3,000 रुपये की मिली थी। हाँ, आप खुद खरीदेंगे तो अच्छी बात है ना, कि आपके पैसे बचेंगे, आप होस्टिंग खुद खरीदेंगे, पैसे बचेंगे। ठीक है। मैं वेबसाइट बनाता नहीं हूँ, आप में से कोई बंदा मुझे कहता है कि जनाब सर वेबसाइट बनवा दें, तो मैं जिस बंदे से वेबसाइट बनवा कर दूंगा, फिर मैं मार्जिन रखूंगा बीच में, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप वेबसाइट बनाने वाले बंदे को डायरेक्टली ढूंढ लें। खुद से ढूंढेंगे तो चीज़ें आसान होंगी आपके लिए। पहली दफ़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप ट्रस्टवर्दी भी हो जाएंगे। अगर आप किसी बंदे के पास ऐसे डिजिटल मार्केटर जाके बैठते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ों का पता है और कुछ का नहीं पता, तो वो आपको अवॉइड करेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन में सब कुछ पता होना चाहिए। जब आपको सब कुछ पता होगा तो वो कहेगा ये इज़ द राइट पर्सन, मुझे इसी से काम करवाना चाहिए, भाई ये मेरे सारे मसाइल का हल इसी के पास है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने वेबसाइट बनवानी है तो आपको नहीं, भाई मैं वेबसाइट नहीं बनाना, सॉरी। ठीक है, वो कहे मैंने गूगल एड्स लगवाने हैं, आपने कहा नहीं मैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, तो वो कहेगा भाई ये वो भी अपने काम को लटकाएगा, फिर कहेगा अच्छा चले देखते हैं फिर क्या करना है। फिर कहेगा चले मैं पहले वेब डेवलपर, जैसे मैं एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी वेबसाइट की, तो बंदा मुझे कह रहा है भाई मुझे तो पहले वेबसाइट बनवानी है, तो आप बनाते हैं? मैं कहता हूँ नहीं। तो कहता है चलें फिर आप यूँ कीजिएगा, 5-6 महीने के बाद मेरे पास आइएगा, पहले मैं वेबसाइट बनवा लूँ। लेकिन अगर मैं उसको वेबसाइट बनवा दूंगा तो मेरा काम भी साथ ही शुरू हो जाएगा ना फिर। ठीक है। तो ये था हमारा आज की एक और अहम बात कि हमें कहाँ से शुरू करना है। और ये हमारे पास नोटपैड आ गया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली थी, और इस वेबसाइट पर आ जाएं, ज़रा देखें और इसकी कोडिंग में हमने कैसे जाना है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि किसी वेबसाइट की कोडिंग में कैसे जाते हैं। अभी मैं सिर्फ इसकी कोडिंग देखना चाहता हूँ, काम नहीं करने लगे। तो जब आपने किसी वेबसाइट की कोडिंग को देखना होगा तो आपने Ctrl+U प्रेस करना है। आगे अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कोडिंग है जो एंड तक जा रही है, ऐसे ही है ना, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू अस। हमने एसईओ करनी है और हमने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा कोड है जो एसईओ को रिलेट करता है। हमें उस एसईओ को रिलेट करते हुए कोड को आइडेंटिफाई करना है। जो एसईओ को रिलेट करता हुआ कोड है हमें सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई करना है, यानी हमें सिर्फ उतनी चेंजेस करनी है जो एसईओ की चेंजेस हैं। हमें किसी की वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बदलना। हमारे पास जब भी वेबसाइट एसईओ के लिए आती है तो हम उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करते, और हमें ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेरी वेबसाइट का डिजाइन चेंज कर दें। डिजाइन चेंज करने के लिए हमें भी डेवलपर की जरूरत है, एसईओ अप्लाई करने के लिए डेवलपर की जरूरत नहीं है, वो हमें करना है। तो हमें इस पूरी वेबसाइट में से कोई आप समझ लोगे 8-10 टैग्स हैं जो समझने हैं, जो एसईओ को रिलेट करते हैं। बाकी हमें इस पूरी वेबसाइट की कोडिंग में कुछ नहीं समझना। अगर हमने वेबसाइट पे काम करना है, हमने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर एक एसईओ एक्सपर्ट वेबसाइट एडिट नहीं कर सकता, चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो एसईओ भी नहीं कर सकता। सो हम इस पहले फेज में वेबसाइट को एडिट करना सीखेंगे। लेकिन वेबसाइट एडिट करने से पहले हमने इसमें से कुछ टैग्स सीखने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है HTML, हेड, मेटा, लिखा हुआ है ना, लिंक, इस तरह के कुछ टैग्स हैं जो कि एसईओ को रिलेट कर रहे हैं, हमें उन्हें समझना है। जब हमें वो समझ में आएगी हम वेबसाइट एडिट करेंगे। जब हम वेबसाइट एडिट कर सकेंगे फिर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जब हमें कीवर्ड्स का पता लग जाएगा
फिर हम एसईओ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पूरे कोड की बेस के कैसे लेकर चलना है इस कोर्स को। ठीक है, पहले हमें कोडिंग अंडरस्टैंड करनी है, कोडिंग के बाद किसी वेबसाइट को चेंज करेंगे, जब वेबसाइट चेंज हो जाएगी फिर उसके ऊपर एसईओ अप्लाई करेंगे। चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया।